नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। और वहीं आपको बता दें कि 2022 के रण के लिए प्रचार का जो शोर था वो थम चुका है। और वहीं आपको बता दें कि 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 7वें चरण की लड़ाई आजमगढ़ से लेकर काशी तक है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर हम बता रहे हैं कि कब चुनाव और मतदान किया जाएगा। और 7वें चरण की लड़ाई आजमगढ़ से काशी तक है। और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार जो था वो थम चुका है और अब कल सुबह 7 बजे से मतदान किया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा मतदान। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के पुणे जाएंगे और वहीं पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। और इसके साथ ही पीएम मोदी पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण भी करने वाले और साथ ही कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। और इसके अलावा वो आर के लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन करने वाले। और वहीं सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत भी पीएम मोदी द्वारा होगी। और वहीं पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने वाले। और ये मूर्ति 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी हुई है और लगभग 9.5 फीट ऊंची है। तो वहीं इसके बाद पीएम मोदी पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं। और ये परियोजना पुणे में शहरी आवाजाही के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधा प्रदान करने का एक प्रयास है। और वहीं पीएम मोदी की ओर से परियोजना की आधारशिला भी 24 दिसंबर 2016 को रखी गई थी। और वहीं प्रधानमंत्री कुल 32.2 किलोमीटर पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन करने वाले। और पूरी परियोजना 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से बनाई गई। और वहीं मोदी आपको बता दें कि गढ़वाले मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन और निरीक्षण भी करेंगे और वहां से आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करने वाले। और वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम के लिहाज से सामान्य। और वहीं मौसम विभाग के अनुसार शहर में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 2 डिग्री कम है। और वहीं आर्द्रता का स्तर 85 से 47% के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि शहर में रविवार को बादल छाए रहने और अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो संख्या है वो 28 और 13 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान लगाया गया। और वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर में पिछले 24 घंटे में वायु गुणवत्ता शाम 4 बजे 115 दर्ज की गई, जो संतोषजनक की श्रेणी में। और वहीं आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, और वहीं 51 और 100 के बीच संतोषजनक, और 101 और 200 के बीच मध्यम, और 201 और 300 के बीच को खराब श्रेणी का माना जाता है। और इसके अलावा 301 और 400 के बीच बहुत खराब, और वहीं 401 और 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर रूस के खिलाफ एक प्लान ऑफ एक्शन जारी किया। और इसको लेकर उनका कहना है कि अगर सभी अंतर्राष्ट्रीय देशों ने इसका अनुसरण किया तो यूक्रेन पर रूस के हमले का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और बोरिस ने इस संबंध में राजनयिक मीटिंग कर निर्णय लेने की भी बात कही है। और वहीं बोरिस जॉनसन ने आगे कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह अपील करते हैं कि वो इस संबंध में कुछ नए और समेकित प्रयासों को अंजाम देंगे। और वहीं जॉनसन ने आगे कहा कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब से ही हमने दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचना का एक बड़ा स्वरूप देखा है। और वहीं दुनिया भर के कई देशों ने उसके खिलाफ कई बड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए।
और वहीं जॉनसन ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि आक्रामकता भरे इस कृत्य में पुतिन विफल हो और हम इसके लिए सभी संभव प्रयास भी कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देश इसका विरोध भी कर रहे हैं। और हाल ही में बोरिस जॉनसन के कार्यालय ने बयान जारी कर रूसी सेना द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला करने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई थी। और इसके अलावा बोरिस जॉनसन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से इस मुद्दे पर बात भी की थी और उनके कार्यालय के अनुसार वो और जेलेंस्की इस बात पर सहमत हुए कि रूस को तुरंत हमला करना बंद कर देना चाहिए और आपात सेवा को संयंत्र तक निर्बाध पहुंचने की अनुमति देनी चाहिए। और दोनों इस बात पर भी सहमत हुए कि युद्ध विराम आवश्यक है। और गौरतलब है कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रवक्ता ने बताया था कि दक्षिणी यूक्रेन के एर्नेहोदर शहर के ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र पर रूस के हमले करने के बाद प्रतिष्ठान में आग लग गई थी, जिस पर स्पष्टीकरण देते हुए रूस ने कहा कि यह आग यूक्रेन के ही एक संगठन ने लगाई थी। वहीं भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा फुल स्पीड के साथ चल रहा है और यूक्रेन में फंसे कुल 20,000 भारतीयों में से 13,000 घर लौट चुके हैं। लेकिन अभी भी सुमी में फंसे छात्रों को उनके वतन पहुंचना चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इस इलाके में दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी है। और ऐसे में वहां फंसे करीब 700 छात्रों को निकालकर बॉर्डर तक पहुंचाना चुनौती ही नहीं बल्कि जान के खतरे से खेलने जैसा है। और वहीं विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय छात्रों को खार्किव से निकाला जा चुका है और वहीं पिसोचीन से भी कुछ घंटों में सबका रेस्क्यू हो जाएगा। और अब बस सुमी पर सरकार का जोर है और उनके लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार भी कर रही है, लेकिन सुरक्षा सबसे ऊपर है। और विदेश मंत्रालय के मुताबिक वो छात्र टेंशन में तो हैं लेकिन सुरक्षित जगह पर है और ये राहत की बात है। और वहीं सरकार लगातार उनके संपर्क में है और सुमी के अलावा जिन इलाकों से भारतीय छात्र बॉर्डर के देशों में पहुंचे उनको भारत पहुंचाने का काम अब तेज गति से चल रहा है। और वहीं आज भी 13 उड़ाने के जरिए सैकड़ों छात्रों की वतन वापसी होने वाली। और सुबह यूक्रेन से 183 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष विमान हंगरी के बुडापेस्ट से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन की स्थिति और वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के देश के प्रयासों पर चर्चा के लिए शनिवार शाम एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। और वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी रविवार से ऐसी कई बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं और केंद्र सरकार उन भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है जो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां से निकलना चाहते। और इस दौरान पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके कैबिनेट सहयोगी पीयूष गोयल के अलावा कई शीर्ष नौकरशाह शामिल हुए। और भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू कर रखा है और इस कवायद के संबंध के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है। यूक्रेन में रूसी हमले लगातार जारी हैं और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने घोषणा की है कि उन्होंने रूस के खिलाफ वित्तीय सहायता और प्रतिबंधों पर चर्चा करने के लिए रविवार को अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन के साथ फोन पर बात की, क्योंकि उनका देश रूसी सैनिकों की तरफ से गंभीर हमले का सामना कर रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बातचीत के एजेंडे में सुरक्षा के मुद्दे और यूक्रेन के लिए आर्थिक सहायता और रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों को जारी रखना शामिल था। और वहीं यूक्रेनी नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिकी सांसदों को संबोधित भी किए थे। और इस दौरान जेलेंस्की ने संकटग्रस्त देश को और मदद देने और रूसी तेल आयात को ब्लैकलिस्ट करने का आग्रह भी किया था। और यूक्रेन के नेता के साथ वीडियो कॉल के जरिए बातचीत में अमेरिकी सांसदों ने अतिरिक्त 10 अरब डॉलर के सहायता पैकेज का वादा किया, लेकिन व्हाइट हाउस ने अब तक तेल प्रतिबंध से इनकार कर दिया है। और वहीं माना यह भी जा रहा है कि इससे कीमतों में बढ़ोतरी होगी और रिकॉर्ड मुद्रास्फीति से पहले से ही अमेरिकी उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। और वहीं पश्चिमी सहयोगियों की ओर से यूक्रेन में हथियार,
गोला बारूद और आर्थिक मदद की गई है और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने 24 फरवरी से शुरू हुए इस रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन और मजबूती देने के लिए व्यापक प्रतिबंध भी लगाए। लेकिन यूक्रेन के नेता के साथ वीडियो कॉल के जरिए बातचीत में अमेरिकी सांसदों ने अतिरिक्त 10 अरब डॉलर के सहायता पैकेज का वादा किया और व्हाइट हाउस ने अभी तक तेल प्रतिबंधों से इनकार कर दिया और वहीं कीमतों में बढ़ोतरी होगी और वहीं यूक्रेन में हथियार, गोला बारूद और आर्थिक मदद की गई और अमेरिका समेत दुनिया ने कई देशों ने 24 फरवरी से शुरू हुए रूसी हमले के खिलाफ मजबूती देने के लिए प्रतिबंध भी लगाए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 11वां दिन है और युद्ध के बीच दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को आज बड़ा झटका लगा। दरअसल यूक्रेन की सेना ने यूक्रेनी वार्ता दल के एक सदस्य डेनिस क्रीव को देशद्रोह के कथित आरोपों पर गोली मारकर हत्या कर दी और डेनिस क्रीव रूस यूक्रेन विवाद में यूक्रेन की तरफ से बातचीत करने वाले दल के सदस्य थे और उनको बैठक में अपने देश का पक्ष रखना था और वहीं दोनों देशों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करनी थी कि इस प्रक्रिया में युद्ध और हत्याओं से बचा जा सके। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार दो देशों के बीच युद्ध में असुरक्षा, संदेह और विश्वास की कमी स्वाभाविक है और वहीं डेनिस क्रीव के साथ ऐसे ही हुआ। उन्हें यूक्रेन एसबीओ ने देशद्रोह के संदेह में गोली मार दी और वहीं रूस का दावा है कि उसने इस स्थिति को तर्कसंगत रूप से नहीं संभाला और अपने ही वार्ताकार को खत्म कर दिया जो अपने देश के लिए काम कर रहा था। हालांकि डेनिस पर आरोपों की पुष्टि भी नहीं हुई और इससे माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत को बड़ा झटका लगेगा। और आपको बता दें कि यूक्रेन के अधिकारी दाविद अरखामिया ने शनिवार को बताया था कि रूस और यूक्रेन के बीच अगले दौर की वार्ता सोमवार को होगी।